तो अब हम जानते हैं कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है बहुत बार। तो वेव की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से एक प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस। अगर एक से ज़्यादा वेव्स एक साथ किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं तो वो इंडिविजुअली उस पॉइंट को अपना अपना मोशन देती हैं और वो पॉइंट उन दोनों के मोशन का रिजल्टेंट मोशन शो करता है। इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स की टेक्निकलिटी में जाने से पहले बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर दो वेव्स एक साथ किसी पॉइंट पर एक्ट करती हैं तो एक्चुअली क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर देखो, लाइट एक वेव है और कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। दो तरह की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लाइट की प्रॉपर्टीज ने प्रूव किया कि वो एक ट्रांसवर्स वेव है। इसके बाद हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया और यहाँ पर दो वेव्स एक साथ पहुँच रही हैं और देखो कि डिफरेंस क्या है। जो ए वेव है वो जो रास्ता तय करके जा रही है, मान लो बहुत सिंपल, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझो तो ये एक वेव, ये दूसरा ऑसिलेशन, यानी लगभग दो वेव्स का रास्ता तय करके पी तक पहुंच रही है वेव ए, और एक दो तीन, थ्री वेव्स का रास्ता तय करके पहुंच रही है बी वेव। तो जब ये दोनों एक साथ पी पर पहुंची तो जो बी वेव है वो चाहती है कि पी नीचे जाए और जो ए वेव है, तुम ध्यान से देखो, वो भी चाहती है कि पी नीचे जाए। तो दोनों वेव्स का जो इफेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन देने का है पी को, और वो क्योंकि दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो पी किस मैग्नीट्यूड में नीचे जाएगा, किसके एम्पलीट्यूड को फॉलो करेगा? एक्चुअली पी ए और बी दोनों के एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट को फॉलो करेगा और पी इन दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट को शो करेगा। और क्योंकि दोनों चाह रही हैं कि पी नीचे जाए तो पी नीचे जाएगा, और अगर वेव ए का एम्पलीट्यूड A1 हो और बी का A2 तो P A1 प्लस A2 नीचे जाएगा। ये हुआ सुपरपोजिशन को फील करने का एक तरीका। अब देखो, अगर हम केस को थोड़ा सा बदल देते हैं और अब हम एक केस लेते हैं जिसमें दोनों वेव्स अलग अलग रास्ता तय करके जाती हैं, लेकिन कितना रास्ता तय करके जाती हैं? यहाँ पर ध्यान करो, ये थ्री वेव्स का रास्ता तय करके पहुंची और ये टू वेव्स का रास्ता तय करके पहुंची। तो जो पाथ डिफरेंस इनके बीच था वो लेम्डा का था, एक पूरी वेव का। तो असर क्या दिखा कि दोनों ने पी को एक ही मोशन देने की, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश की, और हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, अगर पूरी वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस ना होकर हाफ वेवलेंथ, 3/2 वेवलेंथ, 5/2 वेवलेंथ, इतना पाथ डिफरेंस हो, तो चलो देखते हैं कि पी पर जब दोनों वेव्स पहुंचेंगी और पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल हो तो P पर दोनों वेव्स कैसा असर डालने की कोशिश करेंगी। तो अब जो ये वेव है बी वेव, वो पूरा टू वेव्स के बराबर पाथ ट्रेवल करके P पर पहुंच रही है, और जो ए वेव है वो 1.5 वेव ट्रेवल करके पहुंच रही है। तो जब बी वेव पहुंची तो वो चाहती है कि पी नीचे जाए, लेकिन जब ए वेव पहुंची तो वो चाहती है कि पी ऊपर जाए। तो पी ना तो
ए वेव को फॉलो करेगा ना बी को, बल्कि A1 डिफरेंस A2 के बराबर मूव करेगा। और अगर A1 बड़ा है तो ऊपर की ओर जाएगा, अगर A2 बड़ा है तो नेट नीचे की ओर जाएगा। और कितना जाएगा? A1 डिफरेंस A2 के बराबर। और यहाँ पर क्योंकि एक वेव चाहती है कि P नीचे जाए और दूसरी चाहती है कि P ऊपर जाए, तो हमने कहा कि ये आउट ऑफ फेज हैं, क्योंकि दोनों P को एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना चाहती हैं। तो अब हमने एक सिंपल लैंग्वेज में समझा कि अगर दो वेव्स अलग अलग पाथ ट्रैवल करके P पे पहुंचेंगी तो कितना पाथ ट्रैवल करके पहुंची हैं, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, वो डिसाइड करेगा कि P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और पाथ डिफरेंस की वजह से जो इनके बीच ये मोशन का डिफरेंस आ जाता है, या तो दोनों एक ही तरफ ले जाना चाह रही हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रही हैं, और या शायद इसके बीच की कोई हालत, तो उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस की वजह से मोशन की डिफरेंट सिचुएशन में होना दोनों वेव्स का, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, अगर इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो एसएचएम के लेक्चर को पहले लेके तब इंटरफेरेंस पे वापस लौटो तो ये बेहतर समझ आएगा। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल जो डिस्कशन है फील लाने के लिए वो समझ लिया, और अब हम आते हैं अपनी टेक्निकल मैथमेटिकल एनालिसिस पर। हमने दो वेव्स को एक साथ P पर पहुंचाया, एक है वेव A और दूसरी है वेव B। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लूँ जिससे तुमको दिखाई पड़े। ये है एक वेव, मान लो कि वेव B, और ये है दूसरी वेव, मान लो कि वेव A। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, जिसे हम वेव कहते हैं, उस वेव की इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है। मान लो कि वेव A की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम y1 कहें, तो इक्वेशन ऑफ वेव कैन बी रिटन एज A1 sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस phi1। k क्या है? k को बोलते हैं वेव नंबर और इसकी वैल्यू होती है 2π/λ। phi1 क्या है? जब ये यहाँ पहुंची तो ये अपने एसएचएम के टू एंड फ्रो मोशन के एसएचएम के किस पोजीशन पर, मोशन के किस स्टेट में है, वो फेज phi1 रिप्रेजेंट कर रहा है। x1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पाथ ट्रैवल करके चलकर आई है। इसी तरह से जो बी वेव की इक्वेशन है वो लिखा जा सकता है A2 sin ओमेगा t प्लस kx2 प्लस phi2। अब ये दोनों जब मिलेंगी तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y कैन बी रिटन एज y1 प्लस y2, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो y1 प्लस y2, और ये सिंपल एडिशन नहीं है, A1 और A2 यानी एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के, ये एक वेक्टर ना होते हुए भी वेक्टर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और इन्हें हम एक खास नाम देते हैं फेज़र। ये फेज़र हमने AC में यूज़ किया है, वहाँ भी SHM का ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही यूज़ है, और ये SHM में हमने फेज़र को एक्चुअली पहली बार पढ़ा है। तो जिस भी बच्चे का फेज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई विल सजेस्ट कि आप SHM को पढ़कर तब वापस यहाँ पर आओ, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और जब आप y1 प्लस y2 करोगे तो y1 की जगह लिखोगे A1 साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाई वन, और y2 की जगह लिखोगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस फाई टू। अब y यानी नेट डिस्प्लेसमेंट p का क्या होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि फेज ऑफ द a एंड फेज ऑफ द b, इनके बीच डिफरेंस कितना है। तो फेज कहते हैं साइन के इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, फेज कहते हैं साइन के इस पूरे आर्ग्यूमेंट को। फाई वन है इनिशियल फेज वेव ए का, फाई टू है इनिशियल फेज वेव बी का। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल है, ए का फेज माइनस बी का फेज। तो देखो फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ए का फेज दैट इज बी का फेज दैट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस फाई टू माइनस ए का फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाई वन। अब जब आप इनको माइनस करोगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस फाई टू माइनस फाई वन, और फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई कहेंगे, और ये डिफरेंस बताएगा कि P का बिहेवियर एक्चुअली क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देखो दो टर्म आ रहे हैं, अलग अलग रास्ता ट्रैवल करने की वजह से दोनों वेव्स फेज में कंट्रीब्यूट करेंगी और अलग अलग फेज में मूव करते हुए P पर पहुंचेंगी। अलग रास्ता तो अलग फेज में दोनों P तक पहुंचेंगी और दोनों P को अपनी अपनी तरीके से मूव कराना चाहेंगी। और दूसरा है इनिशियल फेज में डिफरेंस। अगर शुरुआत में दोनों के मोशन अलग अलग, दोनों मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट करते, दोनों अपनी ऑसिलेशन की किसी अलग पोजीशन से एसएचएम शुरू करते हैं, तो इनिशियल फेज में जो डिफरेंस है वो भी इस फेज डिफरेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। जब ये दोनों P पर पहुंचेंगी तो ये मोशन के एसएचएम के किस स्टेट में है और किस स्टेट में P को मूव कराना चाहती हैं, उसके दो कॉम्पिटिटर्स, दो फैक्टर्स होंगे। अब अगर हम इनिशियल फेज को फॉर द टाइम बीइंग जीरो ले लें और हम ये माने कि दोनों ही सेम फेज में शुरू करते हैं, इनिशियल फेज जीरो मान लेते हैं कि दोनों ही वेव्स इनिशियली मीन पोजीशन से शुरू करती हैं, यानी इनिशियल फेज जीरो है, तो फेज डिफरेंस केवल इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों कितना रास्ता तय करके आई हैं। के की वैल्यू मैं याद करा दूं 2 पाई बाई लेम्डा है और इनिशियल फेज हमने जीरो लिया, तो फेज डिफरेंस सिंपलेस्ट केस में हो जाएगा केवल के टाइम्स पाथ डिफरेंस। तो हम दो टर्म्स बार बार बोल रहे हैं, फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस इस बात पर डिपेंड करता है दोनों वेव्स के बीच का कि वो पाथ कितना अलग अलग चलकर आई हैं, यानी पाथ डिफरेंस, और दूसरा कि अगर उनके इनिशियल फेज अलग अलग हैं, यानी इनिशियल फेज डिफरेंस। इन दो चीज़ों पर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस दोनों वेव्स का डिपेंड करेगा और ये फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा कि P फाइनली कैसा मोशन परफॉर्म करता है, मोशन की किस स्टेज से मोशन को परफॉर्म करता है। तो फेज डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलो इसको समझते हैं। तो अब लाइट की सुपरपोजिशन पर आ जाते हैं कि दो लाइट वेव्स किसी पॉइंट P पर
एक साथ पहुंचती हैं। एक लाइट वेव है y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, और दूसरी लाइट वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों किस फेज में मिल रही हैं। लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी वेव की होती क्या है? एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे, ये डिपेंड करती है वेव की फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे, ये डिपेंड करती है मीडियम की डेंसिटी पर, वेव की वेलोसिटी पर। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 2 पाई स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब अगर दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की एक ही मीडियम में एक ही वेलोसिटी से पहुंचती हैं और एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती हैं तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है, नेट इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है कि नेट एम्पलीट्यूड कितना है। और नेट एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है और वो किस फेज डिफरेंस पर मिल रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, नेट एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहाँ फाई है फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई कह रहे थे और जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर इनिशियल फेज 0 मान ले तो, इनिशियल फेज में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा कि नेट एम्पलीट्यूड कितना है और ये नेट एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि नेट इंटेंसिटी कितनी है। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि लाइट वेव की इंटेंसिटी रिजल्टेंट किस फेज डिफरेंस पर कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव की नेट इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई से हमको मिलता है कि जो इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। अब हमको दो मेन केसेस स्टडी करने हैं। If phase difference between the two waves which are superimposing, if phase difference is 0 or 2 pi or 4 pi, that means odd multiple of pi. अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। कॉस 0 1 हो जाता है तो ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
and this will be the maximum intensity possible. So when phase difference between two light wave is even multiple of pi, as a result, resultant intensity at point P is maximum. Superposition of the two waves, that is interference, is called constructive interference. लेकिन अगर फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 pi and so on, that is if phase difference is odd multiple of pi, then resultant intensity will be under root I1 difference under root I2 square, और ये मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होगी. तो अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट की पी पॉइंट पर मिनिमम होगी और इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस मेनली दो तरह का होगा. कंस्ट्रक्टिव, जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम मिले. साथ में हमें याद रखना होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होगी और मिनिमम इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होगी. अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाए तो भी हमको याद होना चाहिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल बी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2. सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 डिफरेंस A2 स्क्वायर होगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 डिफरेंस A2 होगा. और अगर फेज डिफरेंस की जगह क्वेश्चन पाथ डिफरेंस पर आ जाता है तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस किस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं एक दूसरे से. तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमडा और x2 माइनस x1 जो हम लिख रहे थे उसे हम पाथ डिफरेंस बोलेंगे. तो पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 2 पाई डेल्टा फाई. तो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस डेल्टा x हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई. फेज डिफरेंस 2n पाई तो 2 पाई चला जाएगा और आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा. तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे पढ़ा कि अगर दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो या फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो दोनों रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी मिलकर और इस इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लेकिन अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई, दैट इज पाथ डिफरेंस विल बी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस हो या
फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेव की वहाँ पर मिनिमम मिलेगी और इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो अब हमारे पास 3 मेन डेफिनेशंस हैं जो हमको क्लियरली याद होनी चाहिए। व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी हमको पता होना चाहिए। तो अब हम ये चारों डेफिनेशंस प्रॉपरली कैसे लिखनी है एग्जाम कॉपी में ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट पर। मैंने कहा है कि बेटा तुम लोग डेफिनेशन को, स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके और फिर समझ के लर्न करो। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट, अब क्या कह रहा है, इफ टू वेव्स एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स ये कहाँ लगता है? जब दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही पॉइंट पर एक साथ एक्ट करें। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। तो जब दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स एक पॉइंट पर एक साथ एक्ट करेंगी तो क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट विल बी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा? इट विल बी वेक्टर सम, किसका? individual displacements of the two waves. So, principle of superposition says that if two waves or more waves act at a point simultaneously, then resultant displacement of that point will be vector sum of individual displacements given by the two waves. Given by the waves. नेक्स्ट आते हैं इंटरफेरेंस पर। तो इंटरफेरेंस क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो कभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिलती है, कभी मिनिमम मिलती है। तो हमने इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन किया? इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव। कब? व्हेन टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, then modification of the resultant intensity is called interference. अब इंटरफेरेंस दो तरीके का है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, when phase difference between two waves is even multiple of pi, then resultant intensity of the wave at that point will be maximum, and this interference is called constructive interference. और हमें यह याद रखना है कि जो रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से मिलेगी। And when two waves superimpose such that phase difference between them is odd multiple of pi and resultant intensity at that point is minimum, then that interference is called destructive interference, and the minimum intensity we are getting is √I1 difference I2 square. So this is basic introduction of interference. These definitions are very important. You should learn these definitions in particular technical language, and then we will move to main points of interference. When we can observe interference, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना आसान है, लेकिन इंटरफेरेंस की कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न को देख पाना ज़्यादा मुश्किल है। तो इंटरफेरेंस कब दिखेगा? इंटरफेरेंस दिखने और अच्छा पैटर्न दिखने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते समय
कितनी इम्पोर्टेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस हमको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं।